लिमिट्स टू ग्रोथ के विषय में 9% अर्थशास्त्रियों के विचारों को हम विस्तार से देखते हैं। उनका कहना था कि समृद्धि पर सीमाएं नहीं होती, देयर आर नो लिमिट्स टू ग्रोथ। और इसके विषय में उनके कई तर्क थे। हम कह सकते हैं कि 9% अर्थशास्त्रियों ने माल्थस और रिकार्डो की जो लिमिट्स टू ग्रोथ की बात थी उसको नकारा और अपने तर्क दिए। पहला तर्क, न्यू क्लासिकल्स बिलीव दैट टेक्नोलॉजी बाय फाइंडिंग सब्स्टिट्यूट्स through discovery of new resources and by increasing the efficiency of resource utilization has almost no bounds in ameliorating natural resource scarcity। जो तकनीक है, जो तकनीकी विकास है, जो मॉडर्न डिस्कवरी है, आधुनिक खोजें हैं, उन्होंने संसाधन उपयोग में कुशलता को बढ़ाया है और ऐसे मैन मेड रिसोर्सेस पैदा किए हैं, बढ़ाए हैं, जिनका उपयोग हम प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यह बात उनकी इस विचारधारा से संबंधित है दैट मैन मेड रिसोर्सेज आर सब्स्टिट्यूट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा, उन्होंने स्कैर्सिटी की बात की और माना कि एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। न्यू क्लासिकल्स डिफरेंशिएटेड बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड दे बिलीव दैट एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी इज टोटोलॉजिकल और इट इज अनइंटरेस्टिंग। व्हाट इज रिलेवेंट, उनके हिसाब से जो रिलेवेंट है, जो बात महत्व रखती है, वो है स्पेसिफिक रिसोर्स स्कैर्सिटी और रिलेटिव स्कैर्सिटी। अब अगर रिलेटिव स्कैर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम कह सकते हैं, जो न्यू क्लासिकल का विचार है, वो कहते हैं कि हाउएवर रिलेटिव स्कैर्सिटी डज नॉट लिमिट ग्रोथ ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। जो सापेक्षिक दुर्लभता या सीमितता है वह आर्थिक समृद्धि को रोक नहीं सकती, उस पर अंकुश नहीं लगा सकती, क्योंकि रिलेटिव स्कैर्सिटी को हम फैक्टर सब्स्टिट्यूशन से पूरा कर सकते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ माल्थुसियंस के विपरीत न्यू क्लासिकल्स का यह मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तकनीकी प्रगति होती है और इसके कारण जनसंख्या की समस्या और पर्यावरणीय समस्या दोनों के समाधान प्राप्त होते हैं। So by growth we get solutions for environmental problems as well as population problems। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में छिपा हुआ है। तो न्यू क्लासिकल का कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से कहाँ कोई चीज़ सीमित हो रही है, कहाँ पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, कहाँ समस्या पैदा हो रही है। यहाँ तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की जो स्कैर्सिटी है उसको मैन मेड रिसोर्सेज पूरा कर दे रहे हैं और इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने जो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है उससे हमको फंड्स मिले हैं और इन फंड्स ने इन्वायरमेंटल और पॉपुलेशन प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व किया है। यहाँ पर
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो दृष्टिकोण न्यू क्लासिकल्स ने बताया है वो एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व की परिभाषा पर है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे, जहाँ पर यह बताया गया कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो प्रारंभिक दौर में तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता है, लेकिन बाद में एक स्तर के बाद पर्यावरणीय क्षरण घटता है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी बढ़ती है. So if more and more economic growth, more and more per capita income, then at the higher levels of development we will get more environmental quality as compared to environmental degradation. Similarly, पॉपुलेशन के बारे में जो न्यू क्लासिकल्स का विचार है वो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर आधारित है, जहां हम जानते हैं कि जब कोई अर्थव्यवस्था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जनसांख्यिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में पहुंचती है, दैट इज ए स्टेज विच इज एप्लीकेबल टू मोर डेवलप्ड नेशंस वेयर डेथ रेट इज लो, बर्थ रेट इज लो एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज लो. पॉपुलेशन इज वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर, देयर इज अवेयरनेस, abundance and population control is there. So in the higher, if we have more and more economic growth, we will move from stage 2 developing to stage 3 developed. It means that by more and more economic growth, we will have population stabilization. We will enter into the third stage of demographic transition, and that will solve the population problem, which was the problem of population explosion in the stage 2. That will not be available in the stage 3. So economic growth has both the solutions. With more economic growth, we will have solution for environmental problems. By environmental Kuznets curve, by higher growth, we will get higher environmental quality and low environmental degradation, and we will enter into the stage 3 of demographic transition, and we will have less population growth. So according to new classicals, we have both the solutions for environment and population by higher economic growth, and there is no stress or there is no problem on higher economic growth because man-made resources are available. New classicals believe in the effectiveness of the market system to provide signals of emerging specific resource scarcity in a timely way. Price distortions arising from externalities simply require a minor fine-tune process in the market. न्यू क्लासिकल्स का कहना था कि जो बाजार प्रणाली है, उस बाजार प्रणाली के अंतर्गत जो रिसोर्स स्कैसिटी है, अगर वो हमको दिखती है तो उस रिसोर्स स्कैसिटी का कारण कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक चीज़ों की कमी होने की वजह से नहीं है. दैट इज ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ प्राइस डिस्टॉर्शंस दैट वाज ड्यू टू एक्सटर्नलिटीज. बाह्यताओं की वजह से जो कीमतों में कुछ डिस्टॉर्शंस आ गए हैं, और इसको हम थोड़ा सा मार्केट मैकेनिज्म को फाइन ट्यून करके करेक्ट कर सकते हैं. So, in that way, we can say that in these circumstances, the key resource for continued human material progress is knowledge, and it is through knowledge that human technological progress can be sustained indefinitely. The growth of human knowledge is always there, technological progress always there. जब तक ज्ञान, कौशल और तकनीकी प्रगति उपलब्ध है, तब तक हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर, एफिशिएंट से एफिशिएंट मानव निर्मित संसाधनों को बना सकते हैं, और जो रिलेटिव स्कैर्सिटी होगी नेचुरल रिसोर्सेज की, उसको सरकमवेंट, उसको हम पूरा कर सकते हैं. So there is no question that there are limits to growth.
बल्कि यहाँ बात तो ये है दैट ग्रोथ इज प्रोवाइडिंग टू द सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स. So, according to neoclassicals, the best legacy to leave to posterity is knowledge in the form of education and manufactured capital. हम भविष्य को, भावी पीढ़ियों को जो बढ़िया से बढ़िया दे सकते हैं वो क्या है? वो है एजुकेशन, शिक्षा, वो है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल जो उनके काम आएगी. There is no problem because of belief that the human made capital and natural capital cannot substitute. Much human progress, especially that of past 2 centuries, न्यू क्लासिकल्स की ये बात बड़ी विशेष महत्व रखती है और इस पर एक पूरा अध्ययन है कि पिछले 200 सालों या 2 शताब्दियों में जो मानवीय प्रगति हमको देखने को मिलती है उस पूरी मानवीय प्रगति का जो आधार है वो यही है कि हमने नेचुरल कैपिटल की कमी को मानव निर्मित कैपिटल से, मानव निर्मित पूंजी से सब्स्टिट्यूट किया और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई समस्या नहीं आई. यहाँ एक अध्ययन, एक स्टडी सामने आती है जिस स्टडी का जिक्र न्यू क्लासिकल्स की इस विचारधारा के साथ विशेष रूप से लिया जाता है और वो अध्ययन बार्नेट और मोर्स का है. बार्नेट और मोर्स ने इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश की कि 1970 के दशक के पहले तक जो पारिमाणिक उदाहरण हैं, जो टेस्टेड सत्य सिद्ध उदाहरण हैं, वो क्या बताते हैं कि रिसोर्स स्कैर्सिटी एक समस्या थी या नहीं थी. 1963 में एक बुक प्रकाशित होती है, किताब प्रकाशित होती है, स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ, द इकोनॉमिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी. स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ, द इकोनॉमिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी. और इस पुस्तक के लेखक बार्नेट एंड मोर्स. उन्होंने इस बात को जानने का प्रयास किया, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया, इसके स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस को देखने का प्रयास किया कि अमेरिका में सिविल वॉर 1865 अमेरिका में सिविल वॉर 1865 से लेकर 1957 तक, फ्रॉम 1865 टू 1957 क्या ट्रेंड थे रिसोर्स स्कैर्सिटी के विषय में. Barnett and Morse used the available data for this period to verify or validate the ideas of Malthus and Ricardo regarding लिमिट्स टू ग्रोथ. माल्थस और रिकार्डो ने लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में यस कहा था और उन्होंने जो तर्क दिए थे, इन तर्कों को सांख्यिकी और अनुभव युक्त प्रमाणों से सिद्ध करने के लिए बार्नेट एंड मोर्स ने 1865 से 1957 के लिए यह अध्ययन किया, जो उनकी पुस्तक 1963 में प्रकाशित है. बार्नेट एंड मोर्स ने इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी को, बढ़ती हुई सीमितता या दुर्लभता को जिस रूप में परिभाषित किया वह था इंक्रीजिंग रियल कॉस्ट.
बढ़ती हुई वास्तविक लागत। अब इस स्टडी में, इस अध्ययन में जो चीज़ें उन्होंने पाई उनको एक समराइज फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक पैराग्राफ उनके अध्ययन से सामने आता है जो महत्वपूर्ण है। बार्नेट एंड मोर्स ने अपने अध्ययन को करने के लिए जो मॉडल डेवलप किया, उस मॉडल की जो इक्वेशन थी, उसके जो पैरामीटर्स थे, वेरिएबल्स थे, उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। उस मॉडल के जो स्पेसिफिकेशंस थे, उसके बाद उसके साथ में, उस स्पेसिफिकेशन के साथ में उनके जो मॉडल से इंटरप्रिटेशंस आए, उसके विषय में वो लिखते हैं, द यूएस आउटपुट इन एक्सट्रैक्टिव सेक्टर्स, the US output in extractive sectors, which includes agriculture, forestry, fishing and mining. The US output in these extractive sectors increased markedly from the Civil War to 1957. The real cost per unit of extractive goods measured in units of labor plus capital did not rise. Actually, they fell except in forestry. So, we can say there is no problem, no evidence of resource scarcity. आगे, how can a rapidly developing nation, सिविल वॉर से लेकर 1957 की बात है, अमेरिकन सिविल वॉर. So how can a rapidly developing nation such as USA that has experienced strong economic and population growth have not yet experienced increasing economic scarcity of natural resources? एक ऐसा देश जिसने सिविल वॉर के समय से, उस स्टेज से, उस नाजुक स्थिति से विकास करना प्रारंभ किया और लगातार विकास किया, लेकिन उस देश ने कभी भी आर्थिक और जनसंख्या की समस्या का सामना नहीं किया, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और यूजफुल पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा. वहाँ कहीं भी नेचुरल रिसोर्सेज की स्कैसिटी नहीं देखी गई, ये बात ही नहीं आई. This should not be totally surprising. बॉर्नेट और मॉर्स कहते हैं ये कोई बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं है. ऐसा इसलिए हो गया, कोई हमको समस्या इसलिए नहीं मिली आर्थिक धरातल पर. क्यों? ड्यू टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन. क्योंकि इस अवधि के भीतर, सिविल वॉर के समय से लेकर 1957 के बीच की अवधि में, हमने यूएसए में लगातार बेहतर और बढ़ती हुई तकनीकी प्रगति का अनुभव किया. तो इट वॉज ड्यू टू regular and rapid technological progress experienced in the duration, that is why there was no problem और no scarcity. बिकॉज अब इतना बढ़िया टेक्निकल प्रोग्रेस हुई, अगर तकनीकी प्रगति हुई तो तकनीकी प्रगति ने बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर मानव निर्मित संसाधन दिए, और उन मानव निर्मित संसाधनों ने जो रिलेटिव स्कैसिटी थी, जो नेचुरल कैपिटल की स्कैसिटी थी, उसको कंपनसेट कर दिया, पूरा कर दिया. बिकॉज मैन मेड रिसोर्सेज ड्यू टू हायर एंड बेटर टेक्नोलॉजीज, दे आर सब्स्टिट्यूट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज. दैट वाज द रीज़न कि हमको कोई 57 तक, 1957 तक कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ी. इट वॉज ड्यू टू बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर प्रोग्रेस.
दूसरी ओर दुर्लभता की बात, प्राकृतिक संसाधनों की कमी की बात तो छोड़ दीजिए। बॉर्नेस और मुड के स्टडी में कहा गया कि स्पेसिफिकली हमने तो जो पाया कि इस ड्यूरेशन में देयर वॉज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूज, संसाधनों के उपयोग में बढ़ती हुई कुशलता को देखा हमने, विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में, इन पर्टिकुलर इन केस ऑफ एनर्जी। Substitution of more plentiful resources for less plentiful ones. Substitution of more plentiful resources for less plentiful ones. Improvement in transportation and trade was found. Improvement in exploration techniques was found. And the discovery of new deposits as well as increased recycling of scraps. इतना तो बढ़िया काम हुआ टेक्निकल प्रोग्रेस से। बार्नेट और मोर्स के अध्ययन में ये सब बातें सामने आती हैं। तो वो कहते हैं कि 70 के दशक के पहले तक अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंग क्या रिसोर्स स्कैसिटी के प्रमाण मिलते हैं, उनके हिसाब से प्रमाण रिसोर्स स्कैसिटी के नहीं मिलते हैं, बल्कि जो मिलता है वो मिलता है एक बेहतर आर्थिक समृद्धि जिसने बहुत कुछ दिया और जिसके पास फ्यूचर के लिए बहुत कुछ देने का पोटेंशियल। वैश्विक स्तर पर हम जब 1970 के दशक से यानी कि 1970s के बाद प्रमाणों को देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो इंपीरिकल एविडेंसेस हैं वो किस तरीके के हैं, तो वहाँ दो तरीके की बातें सामने आती हैं। 1970 के दशक में विश्व के स्तर पर जो तमाम कुछ उदाहरण हमारे सामने आते हैं वो बताते हैं कि समस्याएं हैं और बढ़ रही हैं। 1970 के दशक को मुख्य रूप से हम एनवायरमेंटल डिकेड कहते हैं। 1970 का दशक पर्यावरणीय दशक के नाम से जाना जाता है, जहां पहला फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 1970। अप्रैल 1970 में पहला पृथ्वी दिवस, द फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड, जिसमें लाखों लोग एकत्रित हुए थे, दैट वेर फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ये बात इस बात को इंगित करती है कि 1970 के दशक तक आते आते वैश्विक स्तर पर यह चीज़ें सामने आने लगी थीं कि पर्यावरणीय समस्याएं हैं। कईयों का नज़रिया, कई पर्यावरणीय समस्याएं लोकल लेवल की हैं और कई ग्लोबल लेवल की हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो इस तरीके का वर्ल्ड अर्थ फर्स्ट अर्थ डे 70 का सामने ना आया होता। और यह भी आपको जानना चाहिए कि 1970 का डिकेड एनवायरमेंटल अवेयरनेस का डिकेड भी है, साथ साथ यही वो डिकेड है जहां सबसे पहले 70 के दशक में ही पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक चिंताओं पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं और बातचीत शुरू होती है। 1972 अर्थ समिट, स्टॉकहोम समिट। तो अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड अप्रैल 1970। यूनाइटेड नेशंस ने एक एजेंसी अपॉइंट की जो उनके यहाँ पर्यावरणीय सरोकारों को देखने की प्रधान एजेंसी है, EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। साथ साथ 70 के दशक में बहुत बड़ी मात्रा में किताबें और आर्टिकल्स, लेख प्रकाशित हुए, जिन लेखों ने इन चिंताओं को जागृत किया, बताया कि किस प्रकार से पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। वास्तव में यही सब वो बातें थीं जिन्होंने क्लब ऑफ रोम एक ग्रुप को बनाने में योगदान किया। इन्हीं सब की वजह से क्लब ऑफ रोम एक ग्रुप जनरेट होता है जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखता है और बाद में कहता है नो, ये सब नहीं चलेगा, देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। रैचल कार्सन का 1960s का साइलेंट स्प्रिंग और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली कई पर्यावरणीय हादसे, कई पर्यावरणीय घटनाएं
70 के दशक की शुरुआत में ही मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लिमिट्स टू ग्रोथ सामने आती है, यह विचारधारा सामने आती है क्लब ऑफ रोम की। ए लार्ज ग्रुप ऑफ वेल रिप्यूटेड साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस अराउंड द वर्ल्ड। साथ साथ अरब ऑयल एम्बार्गो 1973, अरब इजराइल वॉर हमारे सामने आती है। 78 में एनर्जी शॉर्टेज ड्यू टू यूनिलैटरल डिसीजन बाय ओपेक के एक पक्षी अपने तरीके से लिए गए निर्णय की वजह से एनर्जी शॉर्टेज, एनर्जी क्राइसिस 1978। 70 के दशक में और उसके बाद होने वाली ये जो चीज़ें थी, इन्होंने कहीं ना कहीं इन बातों की ओर इशारा किया कि जो न्यू क्लासिकल्स बातें कह रहे हैं शायद व्यवहार में वैसा नहीं दिख रहा है, समस्याएं आ रही हैं। और इन चीज़ों ने जो बार्नेट और मोर्स थे उनके इंटरेस्ट को, उनके अध्ययन के प्रति जो उनकी रुचि थी इस टॉपिक पर, उसको और बढ़ाया। बार्नेट और मोर्स ने इन चीज़ों को देखते हुए, जिसका जिक्र अभी मैंने आपसे किया, इस बात को फिर से एक बार जानने की कोशिश की कि क्या 1970 और उसके बाद जो प्रवृत्तियां दिख रही हैं वो रिसोर्स स्कैर्सिटी को बताती हैं या नहीं। अगेन 1970 के अंत तक कई और अध्ययन भी इस बारे में किए गए कि रिसोर्स स्कैर्सिटी है अथवा नहीं। एक विशेष बात कि जहां एक और कई अनुभव युक्त प्रमाण, जैसा मैंने उदाहरण दिए हैं, ये बता रहे थे कि पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं, लिमिट्स टू ग्रोथ हैं, जो वर्तमान प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ग्रोथ का पैमाना है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा बिकॉज एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट्स आर कमिंग। लेकिन दूसरी ओर बार्नेट और मोर्स के अध्ययनों में ये एक बार फिर बात आते सामने है, 70 के दशक के बाद भी अगर हम देखें, देयर इज नो स्कैर्सिटी। The overall implication of the above studies is that aggregate global and United States economic trends are improving. पूरे विश्व और यूनाइटेड स्टेट्स में जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उनको देखा जाए, दे आर इम्प्रूविंग। हाँ, दस द बैड न्यूज 1970 के डिकेड में जो बैड न्यूज है, खराब खबर है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एनर्जी क्राइसिस है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, ये बातें तो सुनने में आ रही हैं। लेकिन अध्ययन ये कहते हैं कि ये चीज़ें ग्लोबल और यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल पर अगर देखा जाए तो इनसे कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है कि संसाधनों की सीमितता बढ़ती जा रही। ये सारे जो कारण हैं ये इस बात को नहीं सिद्ध करते हैं कि रिसोर्स स्कैर्सिटी बढ़ रही है। इफ एनीथिंग सच इवेंट्स हैव टू बी टेकन एज ए टेम्पररी सेटबैक। ये सारे जो चीजें हैं ये टेम्पररी सेटबैक हैं और इनको हम काउंटर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। सो नो स्कैर्सिटी इवन आफ्टर दीज थिंग्स, न्यू क्लासिकल्स, डेवलप्ड कंट्रीज, बार्नेट एंड मोर्स। दूसरी बात, we are confident that the nature of physical world permits continued improvement in humankind's economic lot in the long run. Of course, there are always new arising local problems, shortages and pollution due to climate or to increased pollution and income. Sometimes temporary large-scale problems arise, but the nature of Earth's physical condition and the resilience in a well-functioning economic and social system enable us to overcome such problems.